प्रत्यक्ष म्यूजिशियन भी है, जिम फ्रीक भी है, बॉडी वॉडी भी बना रखी है और पढ़ाई भी कर रहा था। उसमें भी पीसीएम भी ले रखा था। मैंने दिसंबर के आसपास अपनी कोचिंग छोड़ दी थी। फिर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से जैसे कैसे कर अपने नोट्स कंप्लीट करे। मुझसे कहते थे कि भाई जिम कर रहा है, पढ़ेगा कैसे, नहीं हो पाएगा दोनों को। प्रत्यक्ष, तुमने कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई नहीं बनाई अभी तक? सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है प्रत्यक्ष अग्रवाल। और प्रत्यक्ष के इस बार नीट में 695 आउट ऑफ 720 आए हैं एंड रैंक है 2629। तो प्रत्यक्ष, बहुत बहुत जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी बात है थैंक यू भैया। स्पेशली इस सिनेरियो में जब इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। प्रत्यक्ष म्यूजिशियन भी है और जिम फ्रीक भी है, बॉडी वॉडी भी बना रखी है और जो है ना, पढ़ाई भी कर रहा था। उसमें भी पीसीएम भी ले रखा था। मतलब जो एक बंदा होता है ना कि घिसना है लाइफ में पूरी अच्छी तरीके से, वो प्रत्यक्ष के अंदर मुझे देखा। तो प्रत्यक्ष, अभी बिल्कुल स्टोरी बताओ कि कैसे तुम इस मार्क्स तक पहुंचे और क्या तुम्हारा मोटिवेशन रहा? बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, जैसे हमेशा से मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। मतलब 9th 10th के अराउंड सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं वैसे जनरली, बट बायोलॉजी को एक अपर हैंड रहता था मेरा। तो 10th में मेरी 98.2 परसेंटेज आई थी। फिर मैंने सोचा 11th में बायोलॉजी लूं, बट उस समय कंफ्यूज था मैं प्रॉपरली एमबीबीएस मेरे को परस्यू करना है या नहीं। तो मैंने उस चक्कर में मैथ्स भी ले ली थी। तो पीसीएम भी था मेरे पास स्टार्टिंग में 11th। तो मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करी थी लोकली अपने घर के पास, काफी फेमस है वो। तो मैंने पीसीएमबी में मेरे को थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई थी काफी ज्यादा। मतलब मेरे से मैथ्स हैंडल नहीं हो रही थी, क्योंकि मैथ्स इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि आप लाइटली ले लो। तो मैंने उसके बाद मैथ्स को मतलब हटवा दिया था, मेरे से नहीं हैंडल हो रही थी। तो फिर मैं पीसीबी पे कंटिन्यू रहा। बट ऐसा हुआ यार, मेरा ऑफलाइन कोचिंग में ना थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था। तो उस चक्कर में मैं काफी ज्यादा उस 11th बर्बाद के गड्ढे में ड्रैग होता गया, और 11th का मतलब ऑलमोस्ट पार्ट मेरा खत्म सा हो गया था। फिर इसके बाद तुमने कैसे कोप अप किया? मैंने दिसंबर के आसपास मतलब अपनी कोचिंग छोड़ दी थी। तो फिर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से जैसे कैसे करके बस अपने नोट्स कंप्लीट करे। बट दिक्कत उसमें ये थी कि यार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो वो जो नोट्स भी थे ना, वो किसी फायदे के नहीं थे। मैं उन्हें कभी पलट के देखता नहीं था। मेरे दिमाग में बस एक ये रेस थी कि मेरे को खत्म करना है सिलेबस। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता था उस चीज को। तो मेरे कंसेप्ट भी वीक रह गए उस चक्कर में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा तो मेरे को कुछ याद नहीं रहा। बट जैसे ही 12th शुरू हुई, मैं मतलब फुल एंथुजियाज्म में था। मैंने अपनी गलतियां नोट करी कि क्या क्या मैंने 11th में करा, और बैकलॉग को मैंने बिल्कुल मतलब नमस्ते कर दिया था कि ये नहीं आने देना है 12th में। बढ़िया। और 11th को जैसे 12th के साथ लोगों का कंफ्यूजन होता है कैसे करना है, तो मैंने देखो एक दिन में बहुत सारे, मैंने ये नहीं सोचा कि बहुत सारा अपना टारगेट बनाओ। उसमें क्या होता है कि टारगेट पूरा नहीं होता, फिर मोटिवेशन चली जाती है पढ़ने। तो मैंने एक एक दो दो चैप्टर करके वीक में शुरू करा 11th के, और 12th को उसी पेस पे रखा अपना, वो नहीं बिगड़ना था। तो जो ब्रिजिंग चैप्टर्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं 11th के, तो मैंने उनको बहुत धीरे धीरे करके स्टार्ट किया था 12th। तो ये मेरी अप्रोच रही पूरी अलॉन्ग द 12th। तो प्रत्यक्ष, तुमने जैसे 11th में कोचिंग छोड़ी और फिर तुम ऑनलाइन में शिफ्ट हुए और जी। कोचिंग की फीस ज्यादा होगी, ऑनलाइन के जो कोर्स है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये नहीं हम्म। लगा कि यार मैं तो डाउनग्रेड कर रहा हूँ खुद को और घर पे अकेला पढ़ रहा हूँ और वो माहौल नहीं है आसपास? ऐसा नहीं लगा कभी? यार ये वाली चीज बहुत थी। मेरे घर पे भी काफी ज्यादा टेंस थे सब लोग कि मतलब ऐसे कोचिंग छोड़ रहा है, ऑनलाइन का पता नहीं होता सारे मम्मी पापा लोग को कि क्या हिसाब है। तो उन्हें लग रहा था पता नहीं क्या कर रहा है ये, किस रास्ते पे जा रहा है। बट उन्हें समझाया मैंने, उन्हें मार्क्स अपने दिखाए कैसे इंप्रूव हो रहे थे। एक्चुअली मैंने उसी ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट सीरीज ले ली थी। मेरे को वहां पे ये वाली चीज अपनी टेस्ट करनी थी कि सच में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो मेरे 11th क्लास में 300 के आसपास ही मार्क्स बनते थे हमेशा, बट 12th क्लास में मेरे 600 के आसपास आने शुरू हो गए थे। तो घर वालों को भी ये चीज हो गई थी कि हाँ, सही रास्ते पे हूँ मैं। तो प्रत्यक्ष, ऑनलाइन तुमने जब पढ़ा तो उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं आया तुम्हें? ऐसा नहीं लगा कि मोटिवेशन नहीं है क्योंकि टीचर सामने नहीं है, कलीग्स नहीं है वहाँ पे? तो वो वाला फैक्टर को कैसे कोप अप किया? यार ये वाली चीज बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली करके ही मेरी खत्म हुई, डिस्ट्रैक्शन वाली। शुरुआत में जब जस्ट स्टार्ट किया था तब होता था, बट एक्चुअली क्या था, मेरे 9th 10th जो थी ना कोविड में थी। तो उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी। तो एक अंदर से हमेशा से एक ऑनलाइन के लिए मेरी कंपैटिबिलिटी ज्यादा अच्छी थी। तो उस हिसाब का मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, और एक गोल भी क्लियर था 12th में, क्योंकि इतना समय ही नहीं था कि मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट होता। मेरे को 11th भी करनी थी। तो प्रत्यक्ष का मैंने यूट्यूब चैनल देखा एंड प्रत्यक्ष जो है सिंगिंग भी करता है और जिम भी कंटिन्यू रखा था नीट के टाइम पे। एक अच्छी खासी फिजिक भी बना रखी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है जो नीट एस्पिरेंट जी। सोचना
भी, क्योंकि नीट के बच्चे यूजुअली बस पढ़ने पे फोकस करते हैं, बाकी सब चीजें से कट ऑफ करते हैं खुद को। तो प्रत्यक्ष तुमने ये चीज कैसे करी, जी। कैसे तुमने ये चीज कंटिन्यू रखी अपनी नीट प्रिपरेशन में? हाँ, तो अगर मैं सिंगिंग से स्टार्ट करता हूँ तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिंगिंग कर रहा हूँ, मतलब बचपन से। एक्चुअली मेरा गोल भी एक पॉइंट पे म्यूजिशियन बनना ही था, बट एक 9-10 के आसपास पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर आ जाता है घर वालों का कि एक आपको पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा मेरा स्टेप बैक हो गया था म्यूजिक में। 11th में मैंने कंटिन्यू रखा क्योंकि 11th में मैं पढ़ता नहीं था ज्यादा, बट 12th में आके मैंने बिल्कुल कम कर दिया म्यूजिक। कभी कभी गाता था, बहुत रेयरली। बट जिम जो मेरा फैक्टर था ना, मैंने 11th में स्टार्ट किया था अपने दोस्तों के साथ, उनकी देखा रेखी में। बट जिम से मेरे को बहुत ज्यादा ना कंसिस्टेंसी की वो फीलिंग आई थी, बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था जिम। एक आपका माइंड क्लियर करने का बहुत अच्छा फैक्टर प्ले करता था वो। दिन भर के थॉट्स होते हैं, जिम में जाके आपको एकदम पॉजिटिव इतनी वाइब्स आती हैं कि वो सारी चीजें चली जाती, तो उस चीज ने काफी ज्यादा मेरी हेल्प करी। लोग मुझसे कहते थे कि भाई जिम कर रहा है, पढ़ेगा कैसे, नहीं हो पाएगा दोनों को, बट मैं उसे अपोजिट सेंस में ही लेता था। बिल्कुल। और मैं ये पिछले 4 साल से बोलता आया हूँ जब से मैं यूट्यूब पर हूँ कि आपको विद स्टडीज कोई फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, बिकॉज हमारा माइंड हमारी बॉडी के अंदर है, हम केवल अपने माइंड से काम नहीं करते, पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है। एंड अगर आप बॉडी का ख्याल नहीं रखोगे, उसको डेली मूव नहीं करोगे, तो वो अननेचुरल है, एंड फिर माइंड भी सही से काम नहीं करेगा। तो स्वस्थ जी। शरीर में स्वस्थ दिमाग वास करता है। एंड यही सोच के हाँ। मैंने खुद ने डेली में रनिंग करने जाता था, एंड इवन यकीन नहीं करोगे 5-5 किलोमीटर रनिंग करता था। तो ये अच्छा। था क्योंकि बहुत ज्यादा स्टडी में बूस्ट मिलता था। बिल्कुल। और मैंने तो सब बता रखा है कि 9 से 12 की स्टडी ऐसी होती थी मेरी सुबह की, जो मैं पूरे दिन में भी नहीं कर पाता रेप्लिकेट। तुम्हारा हाँ, डेली शेड्यूल कैसा रहता था? जैसा आपने बताया आप सुबह करते थे रनिंग, मेरा थोड़ा अपोजिट हिसाब था। तो मेरे को जिम करके थोड़ा सा मतलब फटीग होता है, नींद आती थी, तो मैं मतलब कभी मेरा फिक्स शेड्यूल नहीं रहा मेरे से। ये कभी भी नहीं हुआ कि मैं इतने ही बजे उठूंगा। वो चीज मेरे को लगता है इन द लॉन्ग रन वो चल भी नहीं पाती। अगर आप सोचो कि मेरे को इतने ही बजे उठना है, बट फिर आंख नहीं खुलती, तो फिर डिमोटिवेशन होता है और वो फिर टाइम टेबल फिर से कूड़े में जाता है। तो मेरा कोई फिक्स नहीं था, मैं सुबह उठता था, अपना दिन भर की पढ़ाई करता था, शाम में अपनी क्लासेस ली, और जिम को ना एज अ रिवॉर्ड की तरह मैं रखता था कि मतलब जब पूरे दिन का मेरा काम हो तो एज अ रिवॉर्ड मैं जिम जाऊंगा। और प्रायोरिटाइज की मैंने चीजें, मेरे लिए प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर पढ़ाई थी। मेरी पढ़ाई हुई, उस पर टिक लगा, तभी मैं जिम करूंगा। तो वो उस जिम को करने में रिग्रेट भी नहीं होता था। वो चीज भी गलत है कि आप पढ़ाई ना करो और सिर्फ जिम करते रहो, ये वाली चीज मेरे को ज्यादा ठीक लगी। तो रात में मैं जिम करके फिर घर पे आके रिविजन वगैरह करके नींद भी अच्छी आती थी फिर। तो कितने बजे उठते थे ऑलमोस्ट, और कितने बजे सोते थे? मैं 8-9 बजे के करीब मतलब उठ जाता था, और 1-2 बजे करीब सो जाता था। तो प्रत्यक्ष तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या थी, और क्या क्या तुमने बुक्स यूज करे तीनों सब्जेक्ट्स में? अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊं ना, तो एक सिंपल सा रूल है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते रहो, वो नहीं कर सकती कभी काम। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की। कितना भी कर लो, कैसे भी कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी आपके कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो सकते सिर्फ लेक्चर देख ले। तो सबसे ज्यादा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और फिर मैं टेस्टिंग लेता था, एकदम इंटेंसिव टेस्टिंग। उससे जो वीक एरिया है उन्हें पॉइंट करा, और फिर उन वीक एरियाज के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। अगर वीक एरिया पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करे इंसान, तो वो टेस्टिंग भी खराब है फिर। तो ये मेरा पूरा रहता था, कोई अलग सी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि इसमें ये करना है उसमें वो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करी है अच्छे से। तो क्या क्या बुक्स तुमने यूज करी थी? मैंने एक्चुअली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करा था, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा ना बुक पे मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं जमती थी मेरी, तो मैं ऑनलाइन ही करता था सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और स्टडीज के जी। लिए या पढ़ने के लिए क्या क्या बुक्स यूज करते थे तीनों सब्जेक्ट में? एनसीईआरटी वो तो है ही मस्ट। बाकी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई ऐसा ऑथर वगैरह की बुक यूज नहीं करी थी, ऑल्दो आई हैड मॉड्यूल्स ऑफ अदर कोचिंग्स टू, जिसमें मैं ऑनलाइन भी करी थी। शुरुआत में मैंने वो मॉड्यूल्स करी, बट उसके बाद मैंने ड्रॉप करके टोटली ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी। एंड के जो मतलब मेरे 3-4 महीने थे, वो मेरा पूरा एक रिविजन स्ट्रीक की तरह चलते थे। तो उस पॉइंट पे ये चीज तो पॉसिबल नहीं थी कि मैं पूरे पूरे चैप्टर पढ़ूं दोबारा। तो उस पॉइंट पे मेरे को बायो हैक ने सबसे ज्यादा मदद करी थी। तो प्रत्यक्ष अभी मुझे एक फन सा सवाल पूछना है कि तुमने जिम करी, तो जिम में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइट। तो तुम डाइट कैसे मैनेज जी। कर रहे थे एज ए नीट स्टूडेंट? डाइट का तो मैं पूरा श्रेय मम्मी को दूंगा। मैंने उन्हें सारी चीजें बता दी थी कि मतलब इस फिक्स तरीके से ये बनाना है। मेरे शेक होते थे और ओट्स वगैरह तो मम्मी को सब पता था कि इस दिन है। तो प्रत्यक्ष तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला था? यार आपके तो बहुत ज्यादा यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे थे शुरुआत से ही, तो लगातार मेरी फीड में आप बहुत बार आए हो। यूट्यूब में आपकी जो वीडियोस भी थी उनसे भी काफी हेल्प ली थी मैंने, तो वहीं से ही पता चला था मेरे को, और फिर टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू ये सारी चीजें। बढ़िया। तो प्रत्यक्ष तुमने मुझे बताया था तुमने बायो हैक कैम यूज करी थी, तो उन्होंने तुम्हें कैसे हाँ, हेल्प करी? एक चीज होती है, जैसे 90% ऑफ नीट एस्पिरेंट उन्हें लगता है वो बायोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 1 घंटे तक पढ़ते रहते हैं वो, बट
कोई चीज ना दिमाग में नहीं जाती जब तक आप उसे एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में पुट अप करो। जैसे ही वो क्वेश्चन के फॉर्म में आती है, दिमाग फिर से ब्लैंक हो जाता है। तो ये वाली चीज मैं पर्सनली फेस करता था। मैं किताब पढ़ता रहता था पूरे समय, 1 घंटे तक पढ़ी, बट क्वेश्चन करा समझ ही नहीं आ रहा। लगता था कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, बट वो चीज को दिमाग में एम्बेड करने के लिए वो चीज बेस्ट थी, एक्टिव रिकॉल वाला जो उसके अंदर मेथड है। तो वो ही मेरा मेन पर्पस था सॉल्व करने के लिए, मैंने दोनों बुक्स ली। तो प्रत्यक्ष तुम्हारे पास है बुक्स अभी? हाँ, दिखाओ। दिखाता हूँ। क्या बात है। तो इसमें तुम कैसे यूज करते थे? तुम कुछ मार्किंग्स करके यूज करते थे, कैसा रहता था? इसके अंदर जैसे पूरा चैप्टर मैंने इसको रिवीजन के पर्पज से लिया था। एंड टाइम पे चैप्टर्स मेरे को आते होते थे, बट उसमें भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो देख के लगता था यार इतनी बार पढ़ लिया चैप्टर, तब भी कैसे मिस आउट हो गई। समरी के बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर हैं, अगर किसी ने पढ़ी होगी वो समझ रहा होगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट समरी के इसके अंदर एम्बेड कर रखे हैं, जिसने देख के ऐसा लगता था कि हाँ ये आ सकता। तो मैंने ऐसे मतलब मार्क कर लेता था साइड में सारे। जो नहीं और आते। हाँ हाँ हाँ, और जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था वो इसकी एंड वाली स्पेस में लिख लेता था। जैसे केमिस्ट्री में मैंने, दिख रहा है अगर आप लोगों को, इस तरीके से। समझ रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में ना काफी ज्यादा एनसीईआरटी नेग्लेक्ट हो जाती है, और 1 साल में मैंने करा तो इतना टाइम भी नहीं मिला कि एनसीईआरटी के अच्छे से पढूं मैं। तो उस चीज में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी मेरे को केमिस्ट्री। तो प्रत्यक्ष क्या तुम अपने जूनियर्स को शेयर करोगे बायोकेमिक? बिल्कुल, 100%। और मतलब कब से उन्हें यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए बुक्स को? मेरे को तो इसको एंड में पता चल रहा है काफी ज्यादा, मतलब इतना अवेयर नहीं था मैं इसके बारे में। बट अगर किसी को अभी से ही पता चल रहा है तो यार जितना जल्दी हो सके ले लो, क्योंकि ये बहुत, अगर साथ ही साथ करते चलोगे ना तो एनसीईआरटी आपके टिप्स पे हो जाएगी। सिर्फ किताब पढ़ पढ़ के नहीं हो पाएगा बायो में खासकर, तो उसके लिए बेस्ट है जितना जल्दी हो पाए। तो प्रत्यक्ष एक लास्ट मैसेज क्या तुम देना चाहोगे नीट एस्पिरेंट्स को, जो तुम्हारी पूरी नीट की जर्नी रही इतनी बड़ी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एक बहुत एक्स फैक्टर रहा तुम्हारी जर्नी में जिसने तुम्हें यहाँ तक लेके आया? बिल्कुल, एक चीज है कंसिस्टेंसी। सब लोग बोलते हैं, काफी सुनने में बोरिंग लगता है, इसी पे ध्यान नहीं देता कोई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी चीज मैं आजकल देखता हूँ, लोग अपनी ना प्रॉब्लम्स के बारे में रोते बहुत ज्यादा है। हर जगह जाके सिर्फ अपनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम के ऊपर उनका पूरा फोकस होता है। मेरे को लगता है उसकी जगह ना उसके सोल्यूशन पे फोकस करो। अगर कोई बच्चा है वो ये करता रहता है कि यार बैकलॉग है, हर जगह जाके कहेगा मेरा बैकलॉग है, बट उसको दूसरी डायरेक्शन में सोचो और ये वाला दिमाग लगाओ कि उसे खत्म कैसे करें एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। तो सबसे बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि अपनी प्रॉब्लम्स पे मत देखो, अपने सोल्यूशन की तरफ फोकस रखो, अपने आप सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। प्रत्यक्ष तुमने कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई, नहीं बनाई अभी तक? नहीं नहीं नहीं, इस चीज का टाइम ही नहीं मिला कभी। चलो बढ़िया है, मिल जाएगा तुम्हें।